सुभद्रा को जैसे ही पता चला कि उसके बड़े बेटे ने अपनी पसंद की लड़की देख ली है तो उसने तुरंत ही एक फैसला किया। लेकिन माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी, वरना तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी पसंद की शादी होने दूंगी। और अगर तूने अपनी पसंद की शादी करनी है तो सोच ले कि तेरी माँ मर गई आज से। माँ, ऐसा मत कहो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये मरने की बातें मत किया करो। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं शादी ना करूँ तो मैं नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें शादी करने के लिए मना नहीं किया है, बस जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करना होगा। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। और वहीं पर ही अतुल का छोटा भाई शेखर भी बैठा हुआ था अपने भाई और माँ की बातें सुनकर। माँ, अगर यही सब करना है तो ये तुम्हें फिर दोबारा भी करना होगा। उससे तो अच्छा होगा कि तुम इसी बार ये सब कर लो। लगता है तू भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल रहा है। अब तू भी बता दे, कौन है लड़की, कहाँ रहती है, घर परिवार कैसा है? माँ, लड़की का नाम कल्पना है और वो एक बहुत अमीर परिवार की लड़की है। उसके फादर का बिजनेस है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। एक माँ का अरमान होता है कि वो अपने बच्चों की शादी अपनी पसंद से करे, लेकिन मेरे तो दोनों नालायक बेटों ने अपनी पसंद माँ को बता दी। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम दोनों अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से कह दो कि 1 महीना उन्हें मेरे साथ रहना होगा। अगर वो दोनों मेरी परीक्षा में सफल हो गयी तो वो मेरे घर की बहू बन सकती हैं। और अगर माँ वो ना रह पाई यहाँ पर तो फिर मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी। और हाँ, खबरदार, जो तुमने उन दोनों से कुछ भी कहा। दोनों भाइयों को अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी थी, इसलिए सुभद्रा की बात मान ली। फिर वो लोग लड़की से बात करते हैं, दोनों लड़कियां मान जाती हैं। कल्पना और जूही दोनों सुभद्रा से मिलने के लिए गांव आती हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम दोनों मेरे दोनों बेटों को बहुत पसंद करती हो। हाँ माँ जी, मैंने तो शेखर के बारे में पापा को सब कुछ बता दिया था। और तुम्हारे पापा मान गए शेखर के लिए? ये एक गरीब घर का लड़का है। नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं। मुझे उन्हें मनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी और मैंने भी अपनी मम्मी को बड़ी मुश्किल से मनाया है। वो तो यहाँ आने ही नहीं दे रही थी। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, ये सब तो मामूली सी बातें हैं। हम रो धोकर या अपनी कसम देकर अपने माँ बाप को इन सब चीजों के लिए मना ही लेते हैं, लेकिन असल परीक्षा तो तुम्हारी यहाँ पर है। 1 महीना तुमने मेरे साथ रहना है, यहाँ के तौर तरीके सीखने हैं। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद तुम लोगों के बीच में झगड़ा हो और तुम लोग अलग हो जाओ। जो भी होना है वो इस 1 महीने में पता चल जाएगा। आप ठीक कह रही है मम्मी जी, गाँव में रहकर भी आपकी सोच बहुत ही आला दर्जे की है। फिर सुभद्रा चूल्हे पर रोटी बनाती है और दोनों बहुओं को खाने के लिए देती है और गांव का खाना खाकर दोनों खुश हो जाती हैं। खाना कैसा लगा तुम दोनों को? बहुत अच्छा था मम्मी जी, सच में चूल्हे की रोटी का तो मजा ही आ गया। वो तो ठीक है, कल से तुम दोनों अपना अपना समय देख लेना। एक समय का खाना तुमने बनाना है और एक समय का खाना तुमने बनाना है। बाकी का काम मैं सुबह तुम्हें समझा दूंगी। अगले दिन सुबह कल्पना, जूही, जल्दी से उठो, 5 बज गए हैं। गाँव में कोई इतनी देर तक नहीं सोता। क्या सुबह 5 बजे उठना होगा? लेकिन 5 बजे उठकर क्या काम करना है? तुम दोनों मुंह हाथ धोकर पहले बाहर आओ। काम तो मैं तुम्हें इतना बता दूंगी कि खत्म ही नहीं होंगे। फिर दोनों बहुएं बाहर आती हैं और सुभद्रा उन्हें झाड़ू पकड़ा देती है। सारे घर में और आंगन में झाड़ू लगा दो। उसके बाद सारी जगह को तुमने मिट्टी से लीपना भी है। अब ये मत पूछना कि ये क्या होता है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, बस तुम काम पर ध्यान दो। तभी अतुल और शेखर भी वहाँ आ जाते हैं। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? इन लोगों के घर में नौकर चाकर ये काम करते हैं? बेटा, तुम तो जानते ही हो मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं नौकर नहीं रख सकती घर पर। और ये काम तो मैंने भी किया है, तो बहुएं कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? लगता है भैया हम लोगों से गलती हो गई है। माँ को ये दोनों पसंद ही नहीं आई है। अब ऐसा भी नहीं है, मुझे दोनों लड़कियां सचमुच में बहुत अच्छी लगी हैं। देखो ना, मेरे कहते ही कैसे झाड़ू लगा रही हैं। झाड़ू लगाने और लीपने के बाद दोनों बैठी ही थी कि तभी सुभद्रा कहती है, तुम दोनों ने सचमुच में बहुत अच्छा काम किया है, चाय पियोगी? और चाय का नाम लेते ही दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं और गर्दन हिलाकर हाँ कहती हैं। तो चलो आओ मेरे साथ, वो बाल्टी उठा लो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं चाय पीती हूँ लेकिन बाल्टी भर के नहीं, 1 कप ही चाय पीती हूँ। लेकिन चाय बनाने के लिए दूध तो लेती होगी ना? तो पहले हम गाय से दूध लेंगे। आज मैं तुम दोनों को सिखाऊंगी कि गाय का दूध कैसे निकाला जाता है, और फिर कल से तुम दोनों गाय का दूध भी निकालोगी। जूही और कल्पना एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं और चुपचाप सुभद्रा के पीछे बाल्टी लेकर चल पड़ती हैं। मुझे तो लग रहा है कि 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। ये दोनों तो कल सुबह की ट्रेन पकड़कर चली जाएंगी। ये सब क्या हो रहा है भैया? वो दोनों इतने अमीर घर की लड़कियां ये सब काम कैसे करेंगी? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो गाँव की कोई लड़की पसंद करनी चाहिए थी। दोनों भाई सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उधर सुभद्रा दोनों को सिखाती है कि दूध कैसे निकालते हैं। फिर वो दोनों बहू को चूल्हा जलाना सिखाती है और फिर चाय बनाने के लिए कहती है। दोनों मिलकर सबके लिए चाय बनाती हैं।
ओह माय गॉड, ये चाय कितनी टेस्टी है। सचमुच आज तक पैकेट के दूध की ही चाय पी है, टेस्ट का तो पता ही नहीं चलता था। आज पता चल रहा है कि चाय का असली स्वाद क्या होता है। मुझे खुशी हुई तुम दोनों को ये पसंद आई। अब थोड़ी देर में तुम लोग खाने की तैयारी करना। गांव में 2 टाइम ही खाना बनता है, उसके बाद हम लोग खेतों में जाएंगे। फिर जैसे तैसे करके दोनों बहुएं मिलकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं। सब लोग पेट भर के खाना खाकर खेतों की तरफ चल देते हैं। सुभद्रा वहां जाकर दराती से घास काटने लगती है और फिर बारी बारी से कल्पना और जूही से भी घास कटवाती है। बहुत बढ़िया, तुम दोनों तो बहुत समझदार हो, जल्दी काम सीख जाती हो। ये हरा चारा हम गाय के लिए लेकर जा रहे हैं। दोपहर हो चुकी थी, दोनों बुरी तरह थक जाती हैं। तब सुभद्रा उन्हें आराम करने के लिए कहती है और शाम को दोनों मिलकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं। दोनों को काम समझ में आ गया था। अब दोनों मिलकर ये सारे काम खत्म करने लगती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों को यहाँ पर इतना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ, तुम दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर इंटरनेट नहीं है ढंग से। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। गांव में तो ऐसा ही होता है, यहाँ के लोग फोन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अभी एक काम जो मैंने तुम दोनों से नहीं करवाया है वो हम कल सुबह करेंगे। दोनों तैयार रहना। अगले दिन सुबह। नहीं नहीं, ये सब उनसे मत करवाओ प्लीज, वो यहाँ से चली जाएंगी। हाँ मम्मी प्लीज, ये काम वो बेचारी कैसे उपले कैसे बना सकती हैं? मैं उन दोनों से ये काम जरूर करवाऊंगी। वो मेरी मर्जी है कि मैं बाद में ये काम करवाऊं या ना करवाऊं। और दोनों बहुएं तैयार होकर आ जाती हैं। दोनों ने बड़े ही सुंदर सूट पहने हुए थे। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन तुमने ये नए सूट क्यों डाले हैं? मम्मी जी, आपने ही तो बोला था कल सुबह तैयार रहना। क्या कुछ खराबी है इन सूटों में? खराबी सूटों में नहीं है, लेकिन जो काम मम्मी करवाना चाहती हैं उसके लिए इतनी सुंदर सूट पहनने की जरूरत नहीं थी। ऐसा कौन सा काम है? देखो बहू, तुम लोगों ने चूल्हा जलाना तो सीख लिया। चूल्हे में जो उपले लगाए जाते हैं, आज तुम्हें उन्हें बनाना सीखना है। और दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझसे वो नहीं होगा, मुझे उल्टी आ जाएगी। मैंने टीवी पर देखा था, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मेरे नाखून भी खराब हो जाएंगे। सोच लो। दोनों बहुएं सुभद्रा के पैरों पर गिर पड़ती हैं। मम्मी जी प्लीज, जो भी काम कराना है आप करा लीजिए, लेकिन उपले नहीं बनेंगे। तो फिर एक काम करो कल्पना, तुम अपना सामान पैक कर। भाभी आप मेरे कहने से सामान पैक करोगी या भैया के कहने से? सुभद्रा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठी रहती है। दोनों सामान पैक करती हैं। अतुल और शेखर उन्हें ट्रेन में बिठा कर आ जाते हैं। अब बताओ माँ, क्या करना है? कुछ नहीं, 2 दिन बाद उन दोनों को बुला लेना, मैंने एक दावत रखी है। माँ समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप चाहती क्या? ये तो सारी फिल्मी सिचुएशन बना दी है। ऐसा ही समझ लो। उधर कल्पना और जूही अपने अपने घर चली जाती हैं। जूही की माँ उससे पूछती है और कल्पना के पिताजी। देखो बेटा, मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया और तुम्हारी पसंद के लड़के के लिए भी हाँ कह दी, लेकिन अब बात नहीं बनी है तो तुम्हें मेरे पसंद के लड़के से शादी करनी होगी। ठीक है पापा, जैसा आप चाहते हैं। मिलकर आ गई अपनी सास से। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी, इतने गरीब घर में तू रह ही नहीं सकती। मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, बहुत अमीर परिवार का है और तुम्हें बिल्कुल रानी बनाकर रखेगा। जैसी मर्जी आपकी मम्मी। अतुल ने मुझे एक बारी भी नहीं रोका, ट्रेन में बिठाकर चला गया। अच्छा हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक लड़का पसंद कर रखा है। और एक महलनुमा घर रोशनी से जगमगा रहा था। कल्पना अपने पापा और जूही अपनी मम्मी के साथ वहाँ आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे जूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बहुत दुख है, मैंने अतुल से बहुत प्यार किया था, लेकिन उसने ट्रेन में बिठाकर मुझे पलटकर भी नहीं देखा। शेखर ने भी तो यही किया था। मैंने पापा से वादा किया था कि अगर सब ठीक नहीं रहा तो उनकी पसंद के लड़के से ही शादी कर लूंगी। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। कल्पना यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अपनी सहेली के साथ अंदर जाओ। अंदर जाकर वो देखती है सुभद्रा बहुत सुंदर कपड़ों में खड़ी हुई है। अतुल और शेखर भी वहाँ पर हैं और उन दोनों का भव्य स्वागत होता है और दोनों हैरानी से सुभद्रा की तरफ देखती हैं। हैरान हो गई तुम दोनों? मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। हमारा गांव है वो, लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं। तुम दोनों अपनी परीक्षा में पास हो गई हो। छोटी मोटी भूल चूक तो माफ की जा सकती है, लेकिन इतनी अच्छी बहुएं मुझे कहाँ मिलेंगी जो हर हाल में खुश रहती हैं। इसका मतलब वो सब नाटक था? हाँ, नाटक था। मैं तो बस अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं लाना चाहती थी जो उनका जिंदगी भर साथ निभा सके। और ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद ही सुभद्रा अपने दोनों बेटों की शादी खूब धूमधाम से करती है और अपनी बहुओं को अपने घर ले आती है। संध्या और रोहन की नई नई शादी हुई थी और कुछ महीनों बाद होली का त्योहार भी आने वाला था। संध्या को होली खेलना बहुत ही पसंद था। शादी के बाद यह संध्या की पहली होली थी, इसलिए वो पहले से ही होली की तैयारियों में जुट गई।
एक दिन सुबह सुबह जब संध्या का पति रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। संध्या, संध्या, मेरे रुमाल कहाँ हैं? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी दो। हाँ जी, अभी आई। थोड़ी देर में संध्या रोहन का रुमाल और पर्स लेकर आती है और कहती है, ले लो आपका पर्स और ये रहा आपका रुमाल। रुमाल देखकर संध्या हंसने लगती है। उसको हंसता हुआ देखकर रोहन कहता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है संध्या? तुमने फिर से कोई शरारत तो नहीं किया ना? जी बिल्कुल नहीं, आप हर बार ऐसा क्यों सोचते हो? रोहन रुमाल और पर्स को जेब में रखकर ऑफिस चला जाता है और संध्या मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि उसने रोहन के रुमाल में गुलाल जो रखा था। अब आएगा मजा। होली का पहला रंग तो मैं ही इन्हें लगाऊंगी। होली की पहली शुरुआत अपने पति के साथ। रोहन के ऑफिस जाने के बाद संध्या घर के कामों में लग जाती है। शाम को रोहन घर आता है तो वो संध्या को उसके इस मजाक के लिए गुस्सा करता है और कहता है, ये क्या बचपना है संध्या, तुमने मेरे रुमाल के अंदर गुलाल भर दिया था। अरे तुम्हें पता भी है, आज मीटिंग में मेरे बॉस ने मुझसे रुमाल मांगा और अपना चेहरा साफ करने लगे और सबके सामने उनका चेहरा बंदर जैसा लाल हो गया। सब उनका मजाक बना रहे थे। तुम्हारी इस हरकत के लिए मुझे कितना सुनना पड़ा बाद में, लेकिन लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अरे माफ करना, मैंने तो आपको रंग लगाने के लिए आपके रुमाल में रंग भरा था। सबसे पहले मैं आपको रंग लगाना चाहती थी। मुझे लगा कोई मुझसे पहले आपको रंग ना लगा दे, इसलिए मैंने ये किया था। अब मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। कब तुम्हारा यह शरारती बचपना जाएगा? इतने में ही रोहन का फोन बजने लगता है। वो फोन उठाकर बात करता है। बात करने के बाद वो संध्या से कहता है, संध्या, माँ का फोन था। उनका कहना है कि ये तुम लोगों की पहली होली है तो इसलिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। पूरे परिवार के साथ होली खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। संध्या और रोहन होली मनाने उसकी माँ के पास चले जाते हैं। रोहन ऑफिस की वजह से दूसरे शहर में रहता है, इसलिए संध्या शादी के बाद रोहन के साथ ही चली जाती है। होली को अभी 3 दिन बाकी थे, मगर संध्या की होली तो अभी से शुरू हो गई थी। माँ जी, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। देखो तो सही क्या क्या हो रहा है होली पर यहाँ। अरे बहू, सब्जी तो काट कर जाती, मैं कम से कम बना तो देती। ना ना माँ जी, मैं तो चली। आप ही देखो सब, होली आई रे होली आई। होली का गाना गाते गाते संध्या घर से बाहर निकल जाती है। बहू चली जाती है बाहर घूमने और सास रह जाती है घर में। तभी रोहन अपनी माँ के पास आता है और कहता है, चली गई ना, फिर से कोई बहाना बना करिए। कोई नहीं बेटा, अभी बचपना गया नहीं उसका, जाने दे। हाँ हाँ, तो मना किसने किया है? पर मैं देख रहा हूं कि जब से वो यहाँ आई है पूरा दिन वो घर से बाहर ही रहती है, कुछ भी काम नहीं करती। सारा काम तो आप ही करती हो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता माँ। आज तो मैं संध्या से बात करके ही रहूंगा। अरे रहने देना, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो तू क्यों परेशान हो रहा है? रोहन चुपचाप वहां से चला जाता है और कमला किचन में जाकर खाना बनाने में लग जाती है। शाम को रोहन संध्या से कहता है, सुनो, जरा मेरे लिए कप चाय तो बनाकर लाना। चाय? और मैं? पर रोहन, मैं तो अभी होली की शॉपिंग करने जा रही हूँ। आप माँ से बोल दो ना, वो बना देंगे आपके लिए चाय। ये सुनकर रोहन को गुस्सा आ जाता है और बिना चाय पिए वो वहां से चला जाता है। रात को संध्या छत पर छुपकर आने जाने वालों पर रंग से भरे गुब्बारे डालने लगती है। वैसे तो संध्या बहुत ही अच्छी और संस्कारी बहू थी, पर होली का त्योहार शुरू होते ही उस पर अजीब सा भूत सवार हो गया था। अगले दिन रोहन संध्या से कहता है, संध्या, ये क्या हुआ तुमको? तुम होली आने से पहले इतना क्यों परेशान करती हो सबको? ये आप नहीं समझोगे जी। वैसे भी आपको कहाँ होली पसंद है, और जिनको पसंद है उनसे पूछिए। ऐसा कहती हुई संध्या कमरे से बाहर चली जाती है। उधर बाहर संध्या की सास टीवी देख रही थी।
संध्या उसके पास जाती है और कहती है, माँ जी, क्या मैं आज आपकी बालकनी में कपड़े सुखा लूं? संध्या हाथ में गुब्बारों से भरी हुई बाल्टी लेकर खड़ी होती है। संध्या की सास को नहीं पता था कि उसकी बाल्टी में गुब्बारे हैं। हाँ हाँ बहू, सुखा लो। संध्या सास की बालकनी में चली जाती है और वहां नीचे खड़े लोगों पर सारे रंग डाल देती है। हाय रे हाय, ये किसने रंग डाल दिया मुझ पर? 2 दिन पहले से ही किस पर होली खेलने का भूत सवार हो गया। सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो सब उसकी सास के घर लड़ने आ जाते हैं। अरे कमला बहन, आओ आओ तो जरा बाहर। हाँ, आज तो तुम्हारी खबर लें। अरे आओ आओ सरिता बहन, आज तो तुम सब मेरे घर, और वो भी होली के रंग में। अरे होली तो अभी परसों है ना। अरे वाह, कितनी भोली बनती हो तुम। हमारे ऊपर ये रंग भी तुमने ही डाला है। हाँ हाँ बहन जी, गुब्बारे तो आपकी बालकनी से ही आए थे। और फिर सब लोग एक साथ कहने लगे, हाँ, रंग तो तुमने ही फेंका है। हाँ। संध्या की सास कमला समझ जाती है कि ये काम संध्या का ही है, क्योंकि वही अभी उसकी बालकनी में गई थी। उसके बाद कमला सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। उसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह संध्या एक बाल्टी में रंग भरकर पड़ोसी के घर के दरवाजे पर रख देती है। पड़ोस में रहने वाली शोभा सुंदर से कपड़े पहनकर होली की पूजा में जाने को तैयार थी, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है, रंग भरी बाल्टी से टकराकर गिर जाती है और सारा रंग उसके कपड़ों में लग जाता है। उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। हे भगवान, ये बाल्टी यहाँ किसने रख दी? मेरी सारी साड़ी खराब कर दी। कौन है ये जो सुबह सुबह होली खेल रहा है? बाल्टी को देखकर शोभा को ध्यान आता है कि ये बाल्टी तो कमला के घर की है। वो बाल्टी लेकर कमला के घर जाती है और कहती है, अरे अरे कमला चाची, कहाँ हो? बाहर निकलो। अब छुपकर कोई फायदा नहीं, बाहर आओ बाहर आओ। अरे शोभा, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये तो मेरी बाल्टी है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? लाओ मेरी बाल्टी मुझे वापस करो। हाँ हाँ, लो ना अपनी बाल्टी, अच्छे से लो, अभी देती हूँ। इतना कहकर शोभा रंग से भरी बाल्टी कमला पर फेंक देती है। कमला के साथ साथ उसका घर भी गंदा हो जाता है। यह सब देखकर कमला को गुस्सा आ जाता है। शोभा के जाने के बाद कमला संध्या को आवाजें देती हैं। संध्या, ओ संध्या, कहाँ है? बहुत हो चुका, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है मेरे। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी आ। संध्या बाहर आती है और कमला को रंगा हुआ देखकर हंसने लगती है। माँ जी, आपकी होली तो मन गई। देखो तो जरा, बिल्कुल भूत लग रही हो आप। देख संध्या, मुझे सब पता है। तूने ही नीचे जा रहे लोगों को मेरी बालकनी से गुब्बारे मारे थे, और अब तूने ही शोभा के घर के बाहर रंग से भरी बाल्टी रखी है। इस बात के लिए तुझे तो सबक मैं ये तुम्हारे पास। पहले तो तू जरा ये घर साफ कर। जब सफाई करके कमर टूटेगी ना, तभी तुझे पता चलेगा। शाम तक सफाई करते करते संध्या काफी थक जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब संध्या उठकर अपना मुंह धोने के लिए पानी अपने मुंह पर डालती है, तो वो रंगों वाला पानी होता है, जिससे संध्या का मुंह लाल हो जाता है। फिर वो मुंह धोने के लिए नल चलाती है और नल से भी रंगीन पानी निकलने लगता है और संध्या पूरी रंग में रंग जाती है। ये सब देखकर संध्या हैरान थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आज ये हो क्या रहा है। उसके बाद वो बाहर से कुछ लेने जाती है और जब वो घर के अंदर घुसती है तो दरवाजे के ऊपर अटकी काले रंग की बाल्टी फिर उसके ऊपर गिर जाती है। संध्या सिर से लेकर पैर तक काले रंग में रंग जाती है। हाय हाय, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो पूरी काली हो गई। इतना कहकर संध्या नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और जब बाहर निकल कर आती है तो कहती है, हे भगवान, कितना रगड़ रगड़ कर रंग निकाला है, पर ये मुंह का काला रंग तो निकल ही नहीं रहा। मेरा तो पूरा का पूरा मुंह काला हो गया। क्या करूं अब मैं, कैसे इसे निकालूं? ना जाने किसने किया है ये मेरे साथ। अरे बहू, जल्दी से कुछ खाने को बना,
तूने तो आज नहाने में बड़ी देर कर दी। हाय रे हाय माँ जी, पूरे शरीर का कोना कोना दर्द हो रहा है। एक तो कल पूरा घर साफ करने में कमर टूट गई थी और आज काला रंग निकालते निकालते मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। अब तो मुझ में जरा भी ताकत नहीं रही कि मैं कुछ काम कर सकूं। क्यों, तुझे तो होली में लोगों को परेशान करना बहुत पसंद है। लोगों के अच्छे कपड़ों को खराब करना, ऑफिस जा रहे लोगों को गीला करना। क्या तूने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि तेरी इस हरकत से उनको कितनी परेशानी हो रही होगी? हाँ माँ जी, मुझे सब समझ आ गया कि त्योहारों का मजा उसे अच्छे से मनाने में है, ना कि किसी को बेवजह परेशान करने में। माँ जी, मैं आज के बाद ऐसा किसी के भी साथ नहीं करूंगी, किसी को भी होली में परेशान नहीं करूंगी।